गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय 5 जो है बल एवं गति के नियम। बल एवं गति के नियम इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आप लोग से ये क्लियर करवाना चाहूंगा कि जो आप लोग इससे जस्ट पहले अध्याय पढ़े होंगे गति, है ना, तो इसके बारे में आप लोग को पूरी नॉलेज होनी चाहिए जो अध्याय 4 में आप पढ़े हो। इसमें गति पढ़े हो, इस गति में गति चैप्टर में आप और क्या पढ़े होगे? चाल सुने होगे ना, है ना, चाल, दूरी, वेग, त्वरण, है ना, चाल, दूरी, वेग, त्वरण, समय, विस्थापन, जो भी पढ़े होंगे ये सब आपको याद होना चाहिए, है ना। और इसके साथ साथ आप लोग गति के समीकरण पढ़े होंगे, तो गति के समीकरण जो पढ़े हो वो न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में आने के लिए उस चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। v = u + at, ये पहला समीकरण है आपके गति का, है ना। दूसरा समीकरण क्या पढ़े हो? s = ut + ½ at², ये पढ़े होगे दूसरा समीकरण, है ना। तीसरा समीकरण क्या पढ़े थे? 2as, है ना, v² - u², ये आप लोग पढ़े थे समीकरण। इससे ज्यादा और कुछ भी पढ़े होंगे तो ये सब चीज आप लोग कुछ नॉलेज में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखना कि इनको कहते क्या है। इसमें देखो u शब्द है, u जो आया है इसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, v जो होता है वो अंतिम वेग, अंतिम वेग, a जो होता है वो ये प्लस का निशान है और ये t है ना, a जो होता है वह त्वरण, t जो होता है वो समय, और क्या है आपके पास? s जो होता है वो दूरी। इस चीज को डिफाइन करता है, ठीक है। अब देखना यहां पे आप लोग देखिए प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, समय, दूरी, इस सब चीज को आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो इससे, है ना। तो इस चीज को यहाँ पर आपको फिर से दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। और ये चीज जब तक याद नहीं रहेगा मैं आगे पढ़ूंगा तो आप लोग को समझ नहीं आएगा, तो प्लीज इस चीज को आप क्लियर करना। अब पिछला भी पढ़ना, उसके बाद जाके आगे पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने अध्याय में, अध्याय 5 बल एवं गति के नियम, है ना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक, तो बल जो होता है पहला वर्ड आ रहा है आपके पाठ में बल। तो बल क्या होता है ये देखते हैं, तो परिभाषा ना देखते हुए इसको अपने शब्द में क्या देख सकते हैं ये देखेंगे। बल आप लोग जब सामान्य बोलचाल में अगर कोई क्रिकेट में मतलब मैं क्रिकेट के लिए नहीं ले रहा हूँ, किसी भी चीज का ले रहा हूँ, अगर कोई आदमी ऐसे धक्का दे रहा है किसी चीज को तो उसमें बल लगा रहा है ना। आप लोग कहते हैं जैसे कि कोई क्रिकेट खेल रहा है तो कोई बच्चा क्रिकेट खेल के ऐसे मार रहा है बैट से, बल्ले से जब बॉल को दे रहा है तो ऐसे मार रहा है तो उसमें उसका बल लग रहा है ना। दो बच्चे हैं, अगर एक ने मारा किसी गेंद को और वो कम दूरी में गिरी, दूसरे बच्चे ने मारा उसी गेंद को और वो ज्यादा दूर से गिरा, तो क्या कहोगे आप लोग कि ये जो बच्चा है ये मारा है तो इसका बल ज्यादा है इसलिए वो गेंद ज्यादा दूर तक गई, ऐसे ही कहोगे। और देखते हैं बल वो जो होता है वो क्या हो सकता है, जैसे कि परिभाषा के रूप में देखोगे तो बल जो कोई धक्का, किसी को धकेलने वाला ना, धक्का या खिंचाव, किसी को खींचने वाला, खींचने में बल लगता है, धकेलने में बल लगता है, तो बल वो बल किसे कहेंगे? कोई धक्का या खिंचाव, है ना, जिससे किसी स्थिर वस्तु, ये स्थिर है, ये चौक है, ये स्थिर है, स्थिर वस्तु के में परिवर्तन या गतिशील वस्तु को रोकना। एक ये गोटी है, ये जो भी है बॉल है, ये ढूल रहा है, ये स्थिर है,
इसमें बल लगाना, धक्का देना, तो ये ढूंढने लग जाएगा। ये ढूंढती हुई जो गेंद है उसमें बल लगाकर इसको रोकना, है ना। यहाँ पर बल लगाकर रोकोगे, रोकने के लिए भी बल और गति प्रदान करने के लिए भी बल। तो बल क्या है? वह धक्का या खिंचाव, वह धक्का या खिंचाव है ना, जो कोई स्थिर अथवा गतिशील वस्तु के स्थिर अथवा गतिशील वस्तु की अवस्था, स्थिर अवस्था या गतिशील अवस्था, है ना, की अवस्था में परिवर्तन, या उसकी इस दिशा में कोई आदमी जा रहा है, इसको मैं धक्का लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये इस दिशा से इस दिशा में चला जाएगा। रैकेट खेलते हो बैडमिंटन, तो ये जो उसका जो रहता है ना, तो ऐसे आता है, फिर यहाँ से मारते हैं तो फिर इसकी दिशा चेंज हो जाती है, इधर आ जाती है, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, ऐसे जब जब बल लगता है तो उसकी दिशा भी चेंज हो रही है। तो स्थिति, अवस्था, दिशा, आकार, विकार, जिस चीज में परिवर्तन आ सके किसी चीज को लगाने के बाद, वह बाहरी कारक बल कहलाती है। ठीक, ये चीज देख लेना कि बल वह धक्का या खिंचाव है जिस पर कोई स्थिर वस्तु या गतिशील वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, या उसकी दिशा में परिवर्तन, या उसके आकार में परिवर्तन को बल कहते हैं। जिस चीज को लगाने पर जो उसके परिवर्तन आता है उस चीज को बल कहते हैं। जैसे कि एक आटा गूंथते समय जब आप उसमें बल लगाते हो तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है ना। उसी चीज को आप परिभाषा से देख लेते हैं। अब देखते हैं किसी वस्तु की स्थिति, अवस्था अथवा गति, स्थिर अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए, स्थिर अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए बाह्य कारक की आवश्यकता होती है ना, जिसे हम बल कहते हैं। बाह्य कारक की आवश्यकता होती है, जिसकी आवश्यकता होती है उसको बल कहते हैं, है ना, जिसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मात्रक वगैरह बाद में पढ़ाएंगे, बता देता हूं मैं। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो प्रति सेकेंड स्क्वायर में क्या हो जाएगा, प्रति लगाते या फिर इसको सेकेंड स्क्वायर माइनस कर देते, ठीक है, इसमें माइनस। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये इसका ऐसा ही इसका मात्रक है। अब यही चीज ध्यान रखना कि किसी वस्तु की स्थिर अवस्था है ना अथवा गति अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए बाह्य कारक की आवश्यकता होती है, जिसे बल कहते हैं। इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये क्लियर है, इस चीज को याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ो। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे बल कितने प्रकार के हो सकते हैं, आप लोग खुद जानते हो। बल कई यही बल नहीं होता, बल के भी प्रकार होते हैं, जैसे कि घर्षण बल हो गया, है ना, घर्षण बल, चुंबकीय बल, है ना, घर्षण बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया, प्रत्यक्ष बल हो जाता है, संतुलित बल हो जाता है। तो देखना, अब इसके बारे में बता देता हूं। जैसे कि अगर कोई गेंद को, है ना, कोई गेंद को मैं ऐसे बल लगा के इधर धकेला, है ना, तो देखना ये एक चिकनी सतह पर अगर धकेल रहा हूं मैं, तो ये अधिक दूरी तय करेगी, है ना, प्रारंभिक स्थिति से, प्रारंभिक जगह से ये दूरी से यहां जब जाएगी तो अधिक दूरी तय करेगी। लेकिन कोई वस्तु को मैं खुरदुरी स्थान पर अगर धकेल रहा हूं तो उतने ही बल लगाऊंगा इसमें भी, तो ये क्या होगी, इस चिकनी सतह से कम दूरी पर जाएगी। तो ये जो यहाँ पर ये चिकनी सतह है तो इसमें यहाँ तक पहुंची, ये खुरदुरी सतह है तो इसमें यही गेंद यहाँ तक पहुंची सेम बल लगाने में, तो यहाँ पर चिकनी सतह में आसानी से चली गई। लेकिन इस खुरदुरी सतह में घर्षण बल लग रहा है, यहाँ पर खुरदुरी है तो ये घर्षण बल लगा रहा है, तो इसको रोकने का प्रयास कर रहा है। ये खुरदुरी सतह इस सतह द्वारा इस पर प्रयास कर रहा है रोकने का, तो ये घर्षण बल कहला गया, है ना। इस प्रकार होता है चुंबकीय बल, जो चुंबक में अगर आप करके देखोगे। अब बल भी होता है संतुलित बल और असंतुलित बल करके भी एक बल के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। बल भी होता है संतुलित
इसके बारे में परिभाषा दे ना दे करके मैं इसको समझा ही देता हूँ, है ना, डायरेक्टली, कि संतुलित बल किस प्रकार के बल कहते हैं। जब कोई एक दिशा में आप किसी चीज पर बल लगा रहे हो तो उसके बराबर विपरीत दिशा से भी आपको उतना ही बल मिल रहा है, तो दोनों बल अगर बराबर है, इधर 5 kg का बल लगा रहा हूँ, जो भी है, इधर भी 5 kg का बल लगा रहा हूँ, इधर मैं मतलब जो भी, अब कैसे बताऊं, मैं आप लोग को ये कह देता हूँ कि मैं इधर जितना बल लगा रहा हूँ उसके विपरीत दिशा में भी उसके बराबर ही बल लग रहा है, तो ये संतुलित हो गया। इधर से एक रेल आई, इधर से एक मेरे पास, कैसे बताऊं, हाँ, एक मेरे पास दो गाड़ी खिलौने वाली, है ना, मैं उनकी टक्कर करा रहा हूँ, है ना, तो इधर से जितना बल लगा रहा हूँ किसी वस्तु पर, इधर से भी जितना बल लगा रहा हूँ, तो दोनों बल बराबर होगा, तो एक स्थिर अवस्था में आ जाएगी, संतुलित अवस्था में आ जाएगी, तो संतुलित बल कहलाएगी। जैसे कि ये एक पुस्तक है ना, ये एक पुस्तक है, ये रखे रहना, ये एक पुस्तक है, इस पर मैं इधर से बल लगाऊंगा, ये पेज है, ये एक पत्ता, इधर से बल लगाऊंगा और इधर से बल लगाऊंगा, ये देख, दोनों तरफ से बल लगा रहा हूं। अगर ये ऐसा हुआ तो अगर दोनों तरफ का बल समान है तब ये इधर इधर नहीं हिल रहा है, दोनों बीच में है। अगर सिर्फ एक तरफ से बल लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये फट जाएगा, है ना, ये फट जाएगा। लेकिन दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है इसलिए ये स्थिर है, तो ये क्या हो जाएगी, एक संतुलित बल कहलाएगी, है ना। लेकिन अगर असंतुलित बल कैसे हो जाएगी, अगर कोई वही दो वस्तु को मैं अलग अलग बल लगा रहा हूँ, इधर की वस्तु को मैं कम बल लगा रहा हूँ, इधर की वस्तु में मैं ज्यादा बल लगा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगी, ये इधर की ओर पीछे खिसक जाएगी, विपरीत दिशा में जो है, लेकिन इधर का बल ज्यादा इसलिए ये बल कार्य करेगी और ये निष्क्रिय हो जाएगी, मतलब कार्य तो करेगी, रोकने का प्रयास करेगी लेकिन रोक नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि असंतुलित बल है। उसी प्रकार वो दोनों तरफ से मैं बल लगा रहा हूँ उस पुस्तक के पत्ते पर, पेज पर, और एक तरफ का बल ज्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, इधर झुक जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा। इस प्रकार देखते हैं, अगर कोई पंजा लड़ाता है ना, आप लोग देखते हैं कोई पंजा लड़ाता है तो देखना ऐसे पंजा लड़ा है ना, तो वो क्या होता है, अगर दोनों बल संतुलित, दोनों का बल बराबर रहता है तो वो स्थिर रहता है, लेकिन किसी एक का बल अगर अधिक हो जाता है तो उधर इसको झुका देता है। उसी चीज को बता रहे हैं यहाँ संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में, है ना। ये चीज हो गई क्लियर। अब देखते हैं इसके बाद आते हैं अपन जड़त्व में, है ना। जड़त्व क्या होता है, घर्षण पढ़ा रहा था उसमें बताया मैं आपको, है ना, कि जब घर्षण में कोई वस्तु पर कोई बल लगाया जा रहा है तो बल से जो एक क्षैतिज जो दूरी तय कर रहा है ना, वो जितनी दूरी तक जाएगा, जितना बल लगेगा उतनी दूरी तक जाएगा। लेकिन अगर उस पर कोई घर्षण बल, जो प्रतिरोधी बल, घर्षण बल यहाँ पर प्रतिरोधी बल का कार्य कर रहे हैं, तो जड़त्व वो है कि वो अपने बल लगा दिए तो वो जा रहा है, गतिशील है, लेकिन वो जड़त्व का अगर उसमें गुण है वो गति कर रहा है, लेकिन उस पर घर्षण बल रोक दिया इसलिए वह रुक गया। अगर घर्षण बल नहीं रोकता तो वो क्या, ढूंढते रहता, है ना। उसी प्रकार देखते हैं जड़त्व होता क्या चीज है, इसको समझा देता हूं मैं, कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे कि एक ये लकड़ी है, इसकी अवस्था स्थिर है, ये शांत है, ये गतिशील नहीं है। इसको मैं गतिशील करने का प्रयास करूंगा, ऐसे ढुलाने का प्रयास करूंगा तो मेरे को ऐसे ताकत लगाना पड़ रहा है। इसको ढुलाने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन ये भी मेरे को विरोधी, ये देखो, इसको ढुलाने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन ये वापस आ रहा है, दिखाओ, इसको दिखाओ, ये ढुलाने का प्रयास कर रहा हूं इसको, लेकिन ये वापस अपनी जगह में आ रहा है, ढुलाने का प्रयास कर रहा हूं, वापस आ रहा है ना। तो क्या हो रहा है, इसको बल लगा रहा हूं लेकिन ये भी रिफ्लेक्शन बल लगा रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, अपनी अवस्था को परिवर्तन करना नहीं चाह रहा है, लेकिन मैं इसको बल लगा दिया और ये ढूंढना स्टार्ट हो गया तो ढूंढ ही रहा है, लेकिन रुक गया कैसे, यहाँ पर घर्षण इसके आगे, यहाँ पर ये रोक रहा है ये, इसलिए रुक गया। तो मतलब कोई वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन करने का विरोध करता है। कोई वस्तु, अगर कोई गाड़ी है
वो चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, वो अपनी अवस्था गतिशील ही रखेगी, वो अपनी अवस्था परिवर्तन करने का विरोध करती है। जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगा दिया जाता है तभी जाकर वह रुकती है। कोई साइकिल चल रहा है, उस पर अगर ब्रेक लगाओगे, बल लगाओगे, तब जाकर वो रुकती है या स्लो होती है ना। इसी चीज को बताया, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह विराम अवस्था हो या गतिशील अवस्था हो, चाहे वह रुकी हुई हो या चलती हुई हो। वो अपनी चल रही है तो चलती ही रहेगी, रुकी है तो रुकी ही रहेगी। जब तक उसमें बाह्य बल नहीं लगाएंगे वह अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करेगी, है ना। वह अपनी मूल अवस्था बनाए रखना चाहती है। क्या वह अपनी गतिशील अवस्था बनाए रखना चाहती है या अपनी विराम अवस्था बनाए रखना चाहती है? मतलब कोई वस्तु विराम है तो अपनी विराम अवस्था में रहना चाहेगी, कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगी। वस्तुओं की यही प्रकृति जड़त्व है, वस्तुओं की यही प्रकृति जड़त्व कहलाती है। ये तो हो गई एक परिभाषा, या इसको और एक तरीके से देख सकते हैं कि जड़त्व वह प्रकृति है, जड़त्व वह प्रकृति है जिसके कारण वस्तु, जड़त्व वह प्रकृति है जिसके कारण वस्तु लगातार अपनी विराम या गति अवस्था में बने रहने का प्रयास करती है। जड़त्व वह प्रकृति है, जड़त्व के कारण वस्तु अपनी विराम या गति अवस्था में लगातार अपनी विराम या गति अवस्था में रहने का प्रयास करती है। मतलब कोई चल रही है तो चलती ही रहने का प्रयास करेगी, कोई रुकी है तो रुके ही रहने का प्रयास करेगी। किसकी वजह से? जड़त्व गुण के वजह से, है ना। तो यही है। इसके आगे देखते हैं द्रव्यमान क्या होता है। तो द्रव्यमान जो होता है वस्तु के अवस्था परिवर्तन में विरोध का मापक है, वस्तु के अवस्था परिवर्तन में विरोध का मापक है। जैसे कि कोई वस्तु अपनी अवस्था को परिवर्तन नहीं चाहता है, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं चाहता है। इस लकड़ी को मैं, है ना, इसकी अवस्था परिवर्तन करना चाह रहा हूं, लेकिन ये नहीं चाह रहा है। कब तक नहीं चाहेगा? जब ये लकड़ी हल्की है तो यह आसानी से मेरे इसकी अवस्था में परिवर्तन कर पा रहा हूं ना, है ना, इसकी अवस्था में परिवर्तन कर पा रहा हूं। लेकिन ये लकड़ी कहीं बहुत बड़ा पेड़ रहता और उसकी अवस्था में परिवर्तन करना चाहता तो वो क्या होता? नहीं होता। तो इसका द्रव्यमान बड़ा रहता, तो इसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए मेरे को ज्यादा जड़त्व की आवश्यकता पड़ती। तो ये कह रहा है कि वस्तु की अवस्था में परिवर्तन के विरोध का माप है, विरोध करता है। जितना अधिक द्रव्यमान रहता है वह अपनी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उतना ही ज्यादा विरोध करता है, उतनी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ये चीज बताया। अर्थात वस्तु द्रव्यमान, अर्थात द्रव्यमान जो है वस्तु के जड़त्वीय प्रकृति का मापक है, माप है, जड़त्वीय प्रकृति का माप है। ये चीज याद रखना। और ये चीज सूत्र के रूप से याद रखना। इसके बाद ये है कि द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा याद, और द्रव्यमान जितना कम होगा जड़त्व उतना ही कम लगेगा, है ना। तो वही चीज है, द्रव्यमान जितना अधिक होगा, द्रव्यमान, है ना, समानुपातिक है जड़त्व के। इस चीज को याद रखोगे तो पूरा चीज याद रह जाएगा आप लोगों को। इसके बाद हम लोग जो है इससे पढ़े हैं कि द्रव्यमान और जड़त्व जो होते हैं, है ना, ये एक दूसरे से कनेक्शन में है। और देखना जड़त्व के लिए आपको हमेशा बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसके आगे देखेंगे इसी चीज को गैलीलियो ने बताया था कि कोई क्षैतिज पर कोई वस्तु चल रही है तो जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए वो चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। और जिस वेग से चल रही है वो उसी वेग से चलेगी। और वेग क्या होता है? इस वस्तु के चलने की दर जो है वेग कहलाती है ना। मैं मतलब यहाँ से ऐसे किसी वस्तु को फेंक दिया तो ये जो है ये यहाँ से जिस स्पीड से जा रही है उसकी वेग कहलाएगी, समझ रहे ना। तो जिस स्पीड से शुरुआत करा है वो लगातार उसी स्पीड से चलता रहता जब तक उस पर कोई घर्षण बल या बाह्य बल न लगाता, वो चीज वस्तु रुकता ही नहीं, है ना। यही चीज को गैलीलियो जो वैज्ञानिक अपने बताने का प्रयास किया था, उसी चीज को जड़त्व में दिया गया। इसी को आगे न्यूटन कैसे बताएगा उस चीज को हम बताएंगे, ठीक है।